तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, इस एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम के वन शॉट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये वन शॉट वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किया जा रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर एक वीडियो सीरीज के अंदर तो अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वन शॉट वीडियो अपलोड किया जा रहा है। और ये वीडियो का मेन पर्पस ये है कि आप एग्जामिनेशन में बेहतर तरीके से किस तरीके से अपने पेपर को क्लियर कर सकें, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में लास्ट टाइम में जो स्टूडेंट होते हैं वो वन शॉट वीडियो को ही देखना पसंद करते हैं। तो इसी के मद्देनजर हमने सोचा कि वन शॉट वीडियो बनाना जरूरी है, ताकि एक ही वीडियो के अंदर आपको सारा कॉम्बो मिल जाए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो पूरे कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखे, प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग चीजों को फॉलो करे, तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकता है। इसी वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने हर एक वीडियो को बहुत सेपरेट तरीके से बताया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके नॉलेज को भी इंप्रूव करता है। तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ओके, फिलहाल वन शॉट वीडियो को एक तरह से हम लोग वन शॉट के माध्यम से ही लेके चलेंगे, है कि नहीं। और मेरा मेन फंडामेंटल ये कि एग्जामिनेशन आप क्लियर कर सके। साथ ही साथ अगर आपको चाहिए कि आप एडा के कंप्लीट नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन के साथ, तो अभी के अभी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए और टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कीजिए और उनका फायदा उठाइए। तो एडा के अंदर मेनली 5 यूनिट आपको पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 1 के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा हमारा, जो क्या है आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले जो है आपका इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम क्या है उसको हम जानेंगे कि एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है। दूसरा आपका आता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है, जिसमें बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन आता है। हीप क्या होता है, हीप सॉर्ट क्या होता है, डिवाइड एंड कंक्यू टेक्निक क्या होते हैं, इसी के साथ साथ बाइनरी सर्च क्या होता है, मर्ज सॉर्ट क्या होता है, क्विक सॉर्ट क्या होता है, और लास्ट आपका है स्टेशनर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो सबसे पहले हम सारे सिलेबस को देखते हैं कि यूनिट नंबर 2 के अंदर हमें लगभग 60 टॉपिक पढ़ने हैं और हर टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग बस बने रहिएगा और वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है फ्रेंड। और आपकी तरफ से अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियां होंगी मेरे लिए भी। और थोड़ा सा मोटिवेशन का आप लोग कारण बनिए, ताकि बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूं। और इस प्रकार का वन शॉट वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आइए लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें 2 नंबर को ऐड करना है, तो सबसे पहले हमारे पास 2 नंबर होने चाहिए। 2 नंबर मान लीजिए ए और बी है, उसको ऐड करना है, तो उसके अंदर एक एडिशन ऑपरेटर प्लस जो होता है उसका भी होना जरूरी है। देन इक्वल टू के बाद हमारा जो सिंबल होगा, जैसे 2 + 2 = 4। तो ये हमने डायरेक्टली नहीं किया, हमने एक रूल अप्लाई किया, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अप्लाई किया। तो वही एल्गोरिथम का काम होता है, जो कह रहा है कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। यानी जो फाइनाइट सेट ऑफ जो आपका स्टेप होता है, जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करता है, वही आपका क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। एंड अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि एन एल्गोरिथम टर्मिनेट्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी जो एल्गोरिथम है वो कब टर्मिनेट होता है, जब आपका फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन टर्मिनेट हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, उस कंडीशन में ये टर्मिनेट करता है एल्गोरिथम। यानी जब तक वर्क आपका डन परफॉर्म नहीं करेगा तब तक ये चीजें क्या होंगी, टर्मिनेट नहीं होंगी। अगला पॉइंट कह रहा है कि एल्गोरिथम एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी थ्योरी which provides theoretical estimation for the required resources of an algorithm to solve a specific computational problem। यानी जो एल्गोरिथम एनालिसिस है एक प्रकार का इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी का, जो प्रोवाइड करता है थियोरेटिकल एस्टिमेशन को, जो कि जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होते हैं किसी भी एल्गोरिथम के अंदर, वो सॉल्व करता है किसी भी एक स्पेसिफिक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को। अगला पॉइंट कह रहा है कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्पेस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट इट। यानी जो एनालिसिस होता है एल्गोरिथम का, वो क्या है, एक प्रकार का डिटर्मिनेशन है अमाउंट ऑफ टाइम का और स्पेस रिसोर्सेज का, जिसको जरूरत पड़ती है एग्जीक्यूट करने के लिए उन चीजों को। अब यहाँ पे आता है यूजेस ऑफ एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम के कहाँ कहाँ यूजेस हैं। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर इसका यूज होता है, उसके साथ ही मैथमेटिक्स के अंदर एल्गोरिथम का यूज होता है, ऑपरेशन रिसर्च के अंदर इसका यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर यूज होता है, डेटा साइंस के अंदर यूज होता है। अब यहाँ पे कई बार एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये वेल डिफाइंड इनपुट होता है, ये वेल डिफाइंड आउटपुट होता है, फाइनाइटनेस होता है, फिजिबल होता है, एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, और क्लियर एंड अनएम्बिगियस होता है, यानी क्लियरली होता है और अनएम्बिगिटी इसके अंदर होती है। अब यहाँ पे आता है एल्गोरिथम के टाइप, यानी एल्गोरिथम के कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हमें पढ़ने हैं। तो अलग अलग टाइप होते हैं एल्गोरिथम के। सबसे पहला आपका आता है ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, दूसरा आपका आता है रिकर्सिव एल्गोरिथम, तीसरा आता है बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम, चौथा आपका आता है सर्चिंग एल्गोरिथम, देन पांचवा आपका आता है सॉर्टिंग एल्गोरिथम, उसके बाद हैजिंग एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कंक्यूर एल्गोरिथम,
ग्रेडी एल्गोरिथम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम और रैंडम एल्गोरिथम, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे एल्गोरिथम को इंट्रोडक्शन को हमने देख ही लिया। अब उसका एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज ये है कि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, यानी ये अच्छी तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड करने में काम करता है, यानी इसको समझना काफी आसान रहता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम, यानी जो एल्गोरिथम एक प्रकार का स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सॉल्यूशन का, यानी जो भी प्रॉब्लम दिए रहते हैं उन प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है उनके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को रिप्रेजेंटेट करता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज ये है कि राइटिंग एन एल्गोरिथम टेक्स ए लॉन्ग टाइम, सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, यानी किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए टाइम की जरूरत पड़ती है, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसलिए इसका डिसएडवांटेज ये होता है। और दूसरा ये है कि अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक थ्रू एल्गोरिथम्स कैन बी वेरी डिफिकल्ट, यानी कॉम्प्लेक्स जो लॉजिक होता है उनको समझना काफी डिफिकल्ट होता है, काफी मुश्किल होता है, जिससे कि चीजें काफी डिफिकल्ट बन जाती हैं। क्लियर हुआ? एल्गोरिथम कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे आता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन, यानी एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आर मैथमेटिकल टूल्स दैट अलाउ यू टू एनालाइज एन algorithm running time by identifying its behavior as its input size grow, यानी जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं एक प्रकार के मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं आपको एनालाइज करने के लिए किसी भी एल्गोरिथम को रन इन टाइम पे, यानी रनिंग टाइम पे, जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके बिहेवियर को और उसके इनपुट साइज को जो ग्रो होता है। मेनली तीन प्रकार के एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं। सबसे पहला आपका आता है बिग ओ नोटेशन, जिसे हम लोग कैपिटल ओ से रिप्रेजेंटेट करते हैं। दूसरा आपका आता है ओमेगा नोटेशन, जिसे हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तीसरा आता है आपका थीटा नोटेशन, जिसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंटेट करते हैं। क्लियर हुआ? अब सबसे पहला आपका है बिग ओ नोटेशन। तो ये क्या होता है? तो इट रिप्रेजेंटेड द अपर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम एंड ऑफ एल्गोरिथम, यानी किसी भी एल्गोरिथम के अपर बाउंड को ये रिप्रेजेंटेट करता है, लोअर बाउंड को नहीं, अपर बाउंड को रिप्रेजेंटेट करता है। एंड इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड नोटेशन फॉर एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, यानी एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के अंदर ज्यादातर जो यूज होने वाला जो नोटेशन है वो आपका यही नोटेशन है, बिग ओ नोटेशन ही है। तीसरा आपका पॉइंट कह रहा है कि इट स्पेसिफाइज द अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन, यानी ये स्पेसिफाई करता है अपर बाउंड को किसी भी फंक्शन के। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इट रिटर्न्स द हाईएस्ट पॉसिबल आउटपुट वैल्यू बिग ओ फॉर गिवन इनपुट, यानी ये क्या करता है? एक हाईएस्ट पॉसिबल आउटपुट प्रोवाइड करता है किसी भी गिवन इनपुट के लिए, जो आपका बिग ओ नोटेशन होता है। और इसके अंदर जो इसका फंक्शन का वैल्यू होगा वो जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 0 लेस देन इक्वल टू एफ एन एंड एफ एन ऑल्सो लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन। अब यहाँ पे एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन दिया हुआ है, तो दो फंक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और ये नोटेशन है। अगर एग्जामिनेशन में बिग ओ नोटेशन पूछता है तो आपको उसके अंदर आपको इसका फिगर बनाना जरूरी है। थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा कम रहे चलेगा, लेकिन आपका फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी होता है, क्योंकि बिना फिगर के रिप्रेजेंटेशन के एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। तो ये आपका बिग ओ नोटेशन था। दूसरा आपका आता है ओमेगा नोटेशन। तो इसके अंदर कह रहा है कि ओमेगा नोटेशन रिप्रेजेंटेड द लोअर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी जो ओमेगा नोटेशन होता है वो रिप्रेजेंटेट करता है लोअर बाउंड को किसी भी रनिंग टाइम एल्गोरिथम के लिए। और इसका जो फिगर का रिप्रेजेंटेशन है आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे डायरेक्शन, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल वो भी अलग अलग आपको देखने को मिल रहा होगा। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स द बेस्ट केस कंप्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी ये क्या करता है? ये बेस्ट केस एल्गोरिथम बेस्ट केस प्रोवाइड करता है, यानी वो क्या था? वो आपका वर्स्ट केस प्रोवाइड करता था, ये आपका बेस्ट केस प्रोवाइड करता है ओमेगा नोटेशन। और इसका जो कंडीशन है वो इस फॉर्मूले पे काम करता है। तीसरा आपका आता है क्या? तीसरा आता है आपका थीटा नोटेशन। तो पहला आपका क्या था? ओमेगा बिग ओ नोटेशन, वो वर्स्ट केस के लिए, और जो आपका ओमेगा नोटेशन है वो बेस्ट केस के लिए, और जो आपका थीटा नोटेशन है वो किसके लिए? वो एवरेज केस के लिए यूज होता है। और ये रिप्रेजेंटेट करता है अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों के लिए, रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम के लिए। ओके, और इट इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी, जैसा कि मैंने बताया। और इसके अंदर का फिगर का रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, C1 GN है, C2 GN है और बीच में आपका FN है, और इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप एसिम्प्टोटिक नोटेशन आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगला हमारा क्या है? हीप एंड हीप सॉर्ट। हीप क्या होता है? तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि हीप इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यानी जो हीप होता है एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर करता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को, जिसे की हम कह सकते हैं, और उनके पास फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये होता है कि वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, यानी जो हीप होता है, हीप डेटा स्ट्रक्चर, वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। और दूसरा ये है कि वो हीप ऑर्डर में होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री इन विच एवरी लेवल as except possibly that last is completely filled and all nodes are
एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल। कहने का मतलब क्या है कि जो बाइनरी ट्री है एक प्रकार का बाइनरी ट्री जो है वो जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है एक प्रकार का बाइनरी ट्री है जिसमें हर एक जो लेवल होंगे वो पॉसिबली क्या होंगे, फिल्ड होंगे, यानी जो लास्ट लेवल होगा वो कंप्लीटली फिल होगा और हमेशा जो नोड होगा वो हमेशा कहां जुड़ेगा, हमेशा उस के लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट में नहीं जुड़ेगा, उसके ट्री के लेफ्ट साइड में जुड़ेगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि बाइनरी हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री वेयर आइटम्स आर स्टोर्ड इन अ स्पेशल ऑर्डर सच दैट वैल्यू इन अ पैरेंट नोड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स टू चिल्ड्रन नोड्स। यानी जो बाइनरी हीप होता है वो एक प्रकार का कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है जहां पे जो आइटम्स होते हैं वो स्टोर होते हैं एक स्पेशल ऑर्डर के अंदर, जैसे कि जो वैल्यू होगा पेरेंट नोड का वो हमेशा ग्रेटर होगा और स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू द चिल्ड्रन नोड। यानी पेरेंट नोड हमेशा बड़ा होगा किससे, आपके जो चिल्ड्रन नोड्स होंगे टू चिल्ड्रन नोड्स के उनसे बड़ा होगा। अब यहाँ पे दो प्रकार के टाइप्स ऑफ हीप ट्री आते हैं। सबसे पहला मैक्स हीप आता है जिसमें पेरेंट हमेशा क्या होगा, चाइल्ड से बड़ा होगा। दूसरा आता है मीन हीप जिसमें पेरेंट क्या होगा, हमेशा छोटा होगा चाइल्ड से। अब यहाँ पे मैक्स हीप का एग्जांपल दिया हुआ है, ये मान लीजिए पेरेंट नोड है 10 आपका, तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं आपका लेफ्ट साइड में 8 है, राइट साइड में 7 है। तो यहाँ पे जो पेरेंट है, पेरेंट से छोटे क्या है, आपके चिल्ड्रन देखने को मिल रहे हैं नीचे। लेकिन मीन हीप में क्या हो रहा है, मीन हीप में आपका जो पेरेंट है वो छोटा है लेकिन जो आपके चिल्ड्रंस हैं वो क्या है, वो बड़े बड़े हैं। तो ये बेसिकली उसका फॉर्मेशन है। अगर एग्जामिनेशन में पूछता है तो आपको फिगर का रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेहतरीन तरीके से देना पड़ेगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। अब यहाँ पे सवाल आता है, जैसे मान लीजिए कि अगर सवाल आ गया कि कंस्ट्रक्ट द मीन हीप फॉर द फॉलोइंग नंबर, यानी कोई आपको अरेंजमेंट दे देगा और उस अरेंजमेंट के लिए आपको बोल देगा कि आप इसको एक मिनिमम हीप के रूप में दर्शाइए। तो मिनिमम हीप रूप का क्या होता है, सबसे पहले ऊपर क्या होगा, आपका मिनिमम होगा। तो ये तो आपका नंबर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग क्या होंगे, कुछ लोग डायरेक्टली चीजों को सॉल्व कर देंगे, लेकिन हमें डायरेक्टली चीजों को सॉल्व नहीं करना, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। सबसे पहले हम स्टेप 1 में क्या लेंगे, 8 को लेंगे। 8 को हमने ले लिया। स्टेप 2 में हमारा क्या नंबर है, 7 है। तो 8 और 7, तो 7 आपका क्या होगा, लेफ्ट साइड में जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि 7 क्या है, 7 छोटा है लेकिन 8 बड़ा है। तो हमें क्या करना होगा, 7 को ऊपर भेजना पड़ेगा और 8 को नीचे भेजना पड़ेगा। तो हमने भेज दिया, तो हमारा दूसरा एलिमेंट इंसर्ट हुआ। तीसरा एलिमेंट क्या है आपका, 11 है। तो 11 हमेशा क्या होगा, 11 जो है वो राइट साइड में जुड़ेगा यहाँ पे आपके, क्योंकि 8 से बड़ा है वो। उसके बाद आपका अगला नंबर क्या है, 6 है। तो 6 कहाँ जुड़ेगा, 6 आपका कहाँ जुड़ेगा, 8 के साइड में जुड़ेगा, 11 के साइड में तो जुड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। लेकिन हमने देखा कि 8 11 के कंपैरिजन में जो 6 है वो छोटा है, तो 7 और 6 का जो पोजीशन है वो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमने रिप्लेस किया, तो रिप्लेस करने के बाद हमारा 6 ऊपर चला गया, 7 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे आ गया, 11 हमने अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे रखा। उसके बाद हमारा अगला एलिमेंट क्या आता है, अगला एलिमेंट हमारा 2 आता है। तो 2 हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया। लेकिन फिर हमने देखा कि 2 क्या है, छोटा है एज कंपेयर टू द 6। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको फिर से हमने इसको सिंप्लीफाई किया और फाइनली जो अरेंजमेंट हमारा आया, 2 हमेशा ऊपर चला गया, 11 यहाँ पे राइट में आ गया, 6 लेफ्ट में आ गया और इसके लेफ्ट में 7 और इसके राइट में क्या आ गया, 7 आ गया। 8 और 7 ओके। अब हमारा अगला नंबर है, अगला नंबर 1 है। तो 1 का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होगा। तो 1 को हमने रिप्लेस करना होगा 2 से, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया और 2 अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया, 11 हमने एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया। तो ये चीजें आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगी। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली ये चीजें समझ में आ जाएंगी, आप इत्मीनान से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एक बार आपने पेन कॉपी उठा के देख लिया तो आप अच्छी तरीके से इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए, जिसमें मैंने एक एक लाइन को बहुत अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। क्योंकि ये वन शॉट वीडियो और वन शॉट वीडियो का एज ए वन शॉट वीडियो ही लेके मैं चल रहा हूं ताकि आपके एग्जामिनेशन तक का काम हो जाए, आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अगला एलिमेंट हमारा ये इंसर्ट हो गया। स्टेप 8 में हमने इस तरीके से इसको अरेंज किया और स्टेप 8 में हमारा क्या हुआ, फाइनल अरेंजमेंट यहाँ पे आया। मीन हीप आपका बना, मिनिमम यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे जो मैक्सिमम है नीचे है। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा इसको और इसका आंसर अगर आपके सामने आ जाए तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। अगला हमारा क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, ये डिवाइड एंड कंक्यूर एल्गोरिथम। काफी बेहतरीन एल्गोरिथम है ये और बेहतर तरीके से ज्यादातर एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनते हैं, जो भी आपका सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है वो डिवाइड एंड कंक्यूर पे ही काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि डिवाइड एंड कंक्यूर टेक्निक इज अ टॉप डाउन अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी डिवाइड एंड कंक्यूर जो टेक्निक है एक प्रकार का टॉप डाउन अप्रोच है, यानी यहाँ पे टॉप से डाउन की तरफ हम लोग आएंगे, जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। और बेसिकली इसमें क्या होते हैं, जो भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं और उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करके फाइनल जो सोल्यूशन आता है उसको जोड़ते हैं, तो हमें फाइनल जो आउटपुट होता है वो मिलता है। तो वही यहाँ पे 3 स्टेप यहाँ पे कह रहा है कि जो एल्गोरिथम होता है जो फॉलो करेगा डिवाइड एंड कंक्यूर टेक्निक को, वो इन्वॉल्व करेगा 3 स्टेप को। पहला आपका आता है डिवाइड, दूसरा आपका आता है कंक्यूर, तीसरा कंबाइन। यानी डिवाइड करना, जो भी मैंने बताया कि नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स में, कंक्यूर यानी उस सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और कंबाइन उन सारे सब प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके हमारा जो ओरिजिनल आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे
एक एल्गोरिथम दिया हुआ है जो कि आपको लिखना पड़ेगा अगर एग्जामिनेशन में पूछता है तो यहाँ पे डिवाइड एंड कंक्यूर प्रॉब्लम है, इसका ओपनिंग करली ब्रेसेस, यदि आपका प्रॉब्लम छोटा होगा तो यहाँ पे हमें उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, एल्स अगर प्रॉब्लम बड़ा होगा तो हमें क्या करना होगा, P1 P2 P3 P4 अप टू एन टर्म तक जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे उनको निकालना पड़ेगा और उसके अंदर जो डिवाइड एंड कंक्यूर एल्गोरिथम वो अप्लाई करके उसका जो कॉम्बिनेशन है उस सॉल्यूशन का हमें करना पड़ेगा। तो ये फाइनल आपका जो एग्जीक्यूशन है यहाँ पे कंप्लीट होगा और इसको आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में ये चीजें नहीं आएंगी और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको समझाया गया है कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को P1 P2 P3 P4 Pn के टर्म में हम इसको डिवाइड करते हैं और इसका सॉल्यूशन S1 S2 S3 S4 S5 को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो बड़े एस के रूप में आएगा जो कि हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है छोटा सा कि आपके सामने ये एलिमेंट दिए गए हैं, इन एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, आपको डिवाइड एंड कंक्यूर एल्गोरिथम की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया, यानी 4 पार्ट हमने अलग किया, 3 पार्ट हमने अलग किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 38 27 43 एंड 3 है। तो यहाँ से हमने फिर से इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, तो दो पार्ट में हमने ब्रेक किया तो 38 27 43 3 आ जाएगा और यहाँ से हमने इसको ब्रेक किया तो 9 82 और 10 आ गया। ओके, अब यहाँ पे 9 82 तो एज इट इज रहेगा, 10 भी आपका एज इट इज रहेगा और यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से दो दो पेयर आपका बना था तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग एक एक पेयर में किया, अलग अलग किया। अब अलग अलग कर दिया तो हमें हमारा जो कह सकते हैं कि जो कंक्यूर है वो हमारा हो चुका है, डिवाइड करने का काम हो चुका। अब हम क्या करेंगे, उसको कंबाइन करेंगे। तो हमने क्या किया, 28 38 को कंबाइन करना पड़ेगा। तो जो छोटा है सबसे पहले आएगा, तो 27 आपका क्या है, छोटा है, 38 आपका बड़ा है तो यहाँ पे बाद में जाएगा। इसी तरीके से 3 और 43 में क्या है, 3 पहले आएगा, 43 बाद में आएगा। 9 और 82 में क्या है, 9 पहले है, 82 बाद में आएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 ठीक है। लेकिन फिर से यहाँ पे अगर हम चारों एलिमेंट को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे 3 क्या होगा, सबसे पहले आएगा, उसके बाद 27, उसके बाद 38, उसके बाद 43 और यहाँ पे 9 10 और 82 और फाइनल जो कॉम्बिनेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले 3 आपका आएगा, देन उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 27 38 43 82। तो इस तरीके से हमारा जो डिवाइड एंड कंक्यूर एल्गोरिथम है वो यहाँ पे इस प्रॉब्लम के साथ हमारा कंप्लीट होगा। और जो भी इसके क्वेश्चंस होंगे आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस पर ही सारी चीजें डिपेंड रहती हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होंगी। अब यहाँ पे आपका अगला टॉपिक आता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या होता है, तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि बाइनरी सर्च इज डिफाइंड एज अ सर्चिंग एल्गोरिथम यूज्ड इन अ सॉर्टेड एरे बाय रिपीटेडली डिवाइडिंग द सर्च इंटरवल इन हाफ। यानी जो बाइनरी सर्च होता है वो उसको हम डिफाइन करते हैं सर्चिंग एल्गोरिथम से, जो कि यूज किए जाते हैं सॉर्ट करने के लिए किसी भी एरे को, जो डिवाइड करता है सर्च इंटरवल हाफ के अकॉर्डिंग। और जो आइडिया होता है बाइनरी सर्च का इज टू यूज द इंफॉर्मेशन दैट द एरे इज सॉर्टेड एंड रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यानी जो आइडिया होता है बाइनरी सर्च का वो यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन के लिए जो एरे को सॉर्ट करने के लिए यूज होते हैं और जो रिड्यूस करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ लॉग एन के लिए। ओके, अब यहाँ पे बाइनरी सर्च हो गया। मर्ज सॉर्ट क्या होता है, नाम से आपको पता लग रहा है कि चीजों को ऐड करने के लिए मर्ज सॉर्ट का हम यूज करते हैं। तो ये बेसिकली डिवाइड एंड कंक्यूर एल्गोरिथम होता है जो कि बेसिकली सॉर्टिंग के लिए यूज होता है और ये सिमिलर होता है सब एरे के और सॉर्टिंग ईच सब एरेज एंड देन मर्जिंग द सॉर्टेड सब एरे बैक टुगेदर टू फ्रॉम द फाइनल सॉर्टेड एरे। कहने का मतलब क्या है कि हम जो भी एरे हमें दिया रहेगा सबसे पहले उन एरेज को हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, देन उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम समझेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी हमें। अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि मर्ज सॉर्ट इज अ डिवाइड एंड कंक्यूर एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ लिस्ट इनटू सेवरल सब लिस्ट अंटिल ईच सब लिस्ट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट एंड मर्जिंग दोस सब लिस्ट इन अ मैनर दैट रिजल्ट इन अ सॉर्टेड लिस्ट। यानी जो मर्ज सॉर्ट होता है एक प्रकार का डिवाइड एंड कंक्यूर एल्गोरिथम होता है जो कि बेस्ड होता है किस पे, जो भी ब्रेकिंग डाउन वाले आइडियाज होते हैं उन पे बेस्ड होता है और इसमें जो भी लिस्ट होते हैं उनको सेवरल सब लिस्ट में हम डिवाइड करते हैं और हर एक जो सब लिस्ट होगा वो कंसिस्ट करेगा एक सिंगल एलिमेंट को और उसके बाद हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे इन सब लिस्ट को एक मैनर के रूप में और जो रिजल्ट होगा एक सॉर्टेड लिस्ट के अंदर हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि मर्ज मींस कंबाइन टू और मोर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनटू वन डिस्टिंक्ट रूट। मर्ज का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनको एक डिस्टिंक्ट रूट में कन्वर्ट करना, यानी एक बड़े बड़े जैसे मान लीजिए कि अलग अलग सेक्टर है, उन सारे सेक्टर को आपस में जोड़ देना है, तो यही मर्ज का काम करता है, मर्ज यानी जोड़ना। अब यहाँ पे उसके एल्गोरिथम दिए गए हैं। सबसे पहले आपका जो स्टेप होगा वो स्टार्ट होगा। दूसरा आपका कह रहा है कि डिवाइड ऑल द आइटम्स ऑफ एरे इनटू टू आइटम पेयर्स, यानी डिवाइड करेंगे हम सारे आइटम्स ऑफ एरे को 2 आइटम पेयर्स में। यदि सिंगल आइटम्स हैं तो वो रिमेन क्या होगा, सिंगल ग्रुप बनाएगा। तीसरा हमारा क्या रहेगा, सॉर्ट ईच ऑफ द एरे, यानी हर एक एरो को सॉर्ट करेंगे। चौथा हमारा स्टेप क्या होगा, मर्ज करेंगे 2 पेयर्स को इनटू अ सिंगल पेयर।
सिंगल पेयर में, और पांचवा स्टेप क्या होगा, सॉर्ट द मर्ज पेयर, यानी जो मर्ज पेयर होगा उसको सॉर्ट करेंगे और लास्ट में हमारा क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम। अब यहाँ पे पूरा यहाँ पे एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिया गया है आपको एक एग्जांपल, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 4-4 का पेयर यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे 4 का पेयर अलग हमने कर दिया, यहाँ से 30 से लेके यहाँ तक और 40 से लेके 70 तक हमने अलग कर दिया। अब यहाँ पे 4-4 का पार्ट है तो इसको हमें 2-2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, ये डिवाइड एंड कंक्यू पे काम करता है, तो जो भी बड़ा फॉर्मेशन है उसको छोटे छोटे फॉर्मेशन में एक सिंगल फॉर्मेशन में हमें लेके आना है। तो 4-4 पार्ट ना करके हम 2-2 पार्ट में करेंगे, और इसको 2-2 पार्ट में हमने किया, फिर से हमने क्या किया, इसको एक एक पार्ट में किया। तो सबसे पहले 20 इधर आ जाएगा, 35 इधर आ जाएगा, 10 यहाँ पे आएगा, 30 इधर आएगा, इसी तरीके से 40, 50, 60, 70 आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से अब कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। डिवाइड वाला तो काम हो गया, अब हमें ऐड करना है, तो 20 और 35 एक साथ ऐड हो जाएंगे, 10, 30 एक साथ ऐड हो जाएंगे, 40, 50 एक साथ, 60, 70 एक साथ। अब यहाँ पे ये दोनों पेयर और ये दोनों पेयर एक दूसरे के साथ ऐड होंगे, तो 10 आपका पहले आएगा, उसके बाद 20 आएगा, उसके बाद 30 आएगा, उसके बाद 35 आएगा, उसके बाद ये दोनों कंबाइन होंगे तो 40, 50, 60, 70 आएगा। अब ये 4-4 का 8 का पेयर बनेगा, तो आठों पेयर क्या होंगे, एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो जो भी इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन के अंदर आपको मिल जाएंगे मर्ज सॉर्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर वहां पे नहीं मिल रहा तो आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वीडियोस को देखिएगा, वहां पे आपको जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आप वहां से अच्छी तरीके से उनको देख के समझ सकते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है क्विक सॉर्ट का। क्विक सॉर्ट क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्विक सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द डिवाइड एंड कंक्यूर एल्गोरिथम दैट पिक्स एन एलिमेंट एज अ पाइवट एंड पार्टीशन देन द गिवन एरे अराउंड द पिक्ड पाइवट बाय प्लेसिंग द पाइवट इन इट्स करंट पोजीशन इनटू द सॉर्टेड एरे। यानी जो क्विक सॉर्ट होता है वो एक प्रकार का एल्गोरिथम होता है जो कि डिवाइड एंड कंक्यूर एल्गोरिथम पर ही काम करता है, जिसके अंदर हम पाइवट एलिमेंट को क्या करते हैं, पिक करते हैं और उसको पार्टीशन करते हैं गिवन एरे में, जो भी अराउंड पिक्ड होते हैं पाइवट के अकॉर्डिंग, जिनको हम प्लेस करते हैं उनके पाइवट और करेक्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग, उसमें ये काम करता है। और हमेशा हम पिक करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को एज ए पाइवट, यानी हमेशा फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसको हम पाइवट एलिमेंट लेंगे। दूसरा हमारा क्या रहेगा, ऑलवेज पिक द लास्ट एलिमेंट एज ए पाइवट, यानी हमेशा लास्ट एलिमेंट को हम पाइवट लेंगे। उसके बाद हमारा अगला कह रहा है कि पिक अ रैंडम एलिमेंट एज ए पाइवट, यानी हमेशा रैंडम एलिमेंट जो होगा उसी को हम पाइवट की तरह लेंगे। और चौथा आपका पॉइंट कह रहा है कि पिक मीडियन एज ए पाइवट, यानी जो मीडियन वैल्यू होगा उसी को हम पाइवट मानेंगे। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है क्विक सॉर्ट का वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है। ओके, अब यहाँ पे आई होप क्विक सॉर्ट का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे समझिए, अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहा है कि सॉर्ट द फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग द क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखिए 36 और 55 को यहाँ पे रिमार्क किया गया है, क्लियर। कंपैरिजन होगा, यहाँ पे कंपैरिजन हुआ, तो कंपैरिजन होने के बाद आपने देखा कि जो 0 आपका क्या हुआ, 08 आपका सबसे पहले आ गया, यानी ये कंपेयर होगा। 36 आपका सबसे छोटा है तो वो कंपेयर होगा 95 से, बिल्कुल 95 बड़ा है तो ये आगे बढ़ेगा। फिर से कंपेयर होगा 42 से, ठीक है, 12 से, ठीक है, इससे छोटा भी कोई है, जी हाँ 8 है, लेकिन 8 से छोटा कोई नहीं है, तो सबसे पहले 8 आ जाएगा, 36 आपके 8 के पोजीशन पे चला जाएगा और 55 एज इट इज रहेगा। अब फिर से क्या होगा, ये आपका कंपैरिजन होगा 8 का, तो 8 का कंपैरिजन हुआ तो यहाँ से आपका जो रिप्लेसिंग होगा 36 का 12 के साथ रिप्लेसिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। उसके बाद 42 का 36 के साथ रिप्लेसन होगा, उसके बाद 42 आ गया। उसके बाद हमने इसको सॉर्ट किया तो 95 का 52 के साथ रिप्लेसमेंट हुआ, तो ये रिप्लेस हुआ। उसके बाद आपके एलिमेंट इस तरीके से सॉर्ट हुए और फाइनल जो सॉर्टिंग हुआ इस तरीके से अप्लाई हुआ। तो कोई बहुत बड़ा इसके अंदर आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि क्विक सॉर्ट को बहुत अच्छी तरीके से हमने अपने वीडियोस में समझाया हुआ है। आप वहां पे जाके देखिए, क्विक सॉर्ट का वीडियो मिल जाएगा, आप एक वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर सारी चीजों को समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वन शॉट वीडियो, तो इसको वन शॉट की तरह ही रखना है हमें और कोशिश करना है कि सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाए ताकि आपकी एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ ना हो। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है स्टेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे इसको मैंने ज्यादा डीप में नहीं रखा है, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हमारा यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 के अंदर हमें इतने सारे टॉपिक्स आपके सामने इंटरफेस पे नजर आ रहे होंगे, आप यहाँ पे देखिए। और सबसे पहले आपका ग्रेडी स्ट्रेटेजी इसके अंदर आता है। ग्रेडी स्ट्रेटेजी सबसे पहले टॉपिक है हमारा। दूसरा आपका ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न है। तीसरा हमारा हाफमैन कोडिंग है। चौथा हमारा क्या है, आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। इसी के साथ साथ क्या है, और नैपसैक प्रॉब्लम है, जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है। तो ये सारे एल्गोरिथम है, तो ये काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है ये। तो बारी बारी से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ग्रेडी स्ट्रेटजी की हम बात करें तो ग्रेडी स्ट्रेटजी में आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ द मोस्ट स्टेप फॉरवर्ड डिज़ाइन टेक्निक, यानी ये
काफ़ी बेहतरीन स्टेप फॉरवर्ड डिज़ाइन टेक्निक है। एंड द ग्रेडी मेथड इज सिंपल स्ट्रेटजी ऑफ प्रोग्रेसिवली बिल्डिंग अप अ सॉल्यूशन, यानी ये बेसिकली एक प्रकार का सिंपल स्ट्रेटजी होता है जो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। और एक एलिमेंट जो होते हैं वो एट ए टाइम पे चूज़ किए जाते हैं बेस्ट पॉसिबल एलिमेंट के लिए हर एक स्टेट पे, और ये फॉलो करता है लोकल ऑप्टिमम चॉइस को हर एक स्टेज के लिए जो इंटेंड होते हैं फाइंड करने के लिए ग्लोबल ऑप्टिमम को। ओके, अब यहाँ पे उसके स्टेप्स दिए गए हैं, आप यहाँ पे स्टेप को देखिए, सारे स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं। स्टेप 1 में आपका है कि इन अ गिवन प्रॉब्लम फाइंड द बेस्ट सब स्ट्रक्चर और सब प्रॉब्लम, यानी गिवन सब प्रॉब्लम के अंदर हम फाइंड करेंगे एक बेस्ट सब स्ट्रक्चर को और सब प्रॉब्लम को। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि डिटरमाइन व्हाट द सॉल्यूशन विल इंक्लूड, यानी ये डिटरमाइन करता है कि आखिर कौन सा सॉल्यूशन जो होगा वो इंक्लूड करेगा, जस्ट लाइक लार्जेस्ट सम शॉर्टेस्ट पाथ। और तीसरा आपका कह रहा है कि क्रिएट एन आइटरेटिव प्रोसेस फॉर गोइंग ओवर ऑल सब प्रॉब्लम्स एंड क्रिएटिंग एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपके क्या है, पूरे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है, पूरे एक्सप्लेनेशंस हैं, यानी ये ग्रेडी स्ट्रेटजी का पूरा फंडामेंटल है। और अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी सी कह सकते हैं कि अगर कम लग रही हैं, कंटेंट थोड़ा सा कम लग रहा है, तो आप हमारे एडा के कंप्लीट प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट को हमने बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट किया है। ये तो आपका वन शॉट वीडियो, जिसको वन शॉट वीडियो की तरह ही रखा गया है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन को बस क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाया जा रहा है कि आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकें। ओके, तो ये आप चीज़ों को देखिए और सारी चीज़ों को लिखते चलिए, ताकि आपका जो नोट्स है वो बनता रहेगा, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसके यूज़ होते हैं, तो नैपसैक प्रॉब्लम के अंदर ग्रेडी टेक्निक का यूज़ होता है, जॉब सीक्वेंसिंग के अंदर इसका यूज़ होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर इसका यूज़ होता है, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न के अंदर इसका यूज़ होता है, हफमैन कोडिंग के अंदर यूज़ होता है, डिजास्टर्स एल्गोरिथम के अंदर इसका यूज़ होता है। तो अलग अलग जो सेक्टर्स हैं जो जहाँ पे उसके जो यूज़ हैं वो होते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपके पास नोट्स रहेगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी ये चीज़ें। उसके बाद ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न इज अ पैटर्न दैट रिलेट द मर्जिंग ऑफ 2 और मोर सॉर्टेड फाइल्स इन अ सिंगल सॉर्टेड फाइल, यानी जो ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न होता है एक प्रकार का पैटर्न होता है जो रिलेट करता है मर्ज करने के लिए 2 या 2 से अधिक सॉर्टेड फाइल को एक सिंगल सॉर्टेड फाइल में। अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना होता है मीन हीप को विथ n फाइल्स के लिए, और हर एक लेवल जो होगा वो रिमूव करेगा टू मिनिमम ए एंड बी फ्रॉम मीन हीप एंड पुट द ए प्लस बी अगेन इनटू द हीप, यानी उसमें हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को उस हीप में अगेन क्या करेंगे, पुट करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है कि अगला स्टेप हमारा क्या रहने वाला है, तो आप यहाँ पे देखिए, तो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरीके से बताई गई हैं आपको, एक एक लाइन मैं अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ कि आपका कहीं से कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ ना हो, आप बेहतर तरीके से सेमेस्टर को क्लियर कर सकें, एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से आप निकाल सकें। ओके, तो लिखते चलिए इन चीज़ों को। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से वो चीज़ें काम कर रही हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लीजिए कि F1 F2 F3 है, तो इसका F1 का वैल्यू 10 है, 20 है, 30 है, तो टोटल एडिशन हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नीचे से हम लोग जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ F1 F2, तो F का वैल्यू कितना है, 10 है, F2 का वैल्यू कितना है, 20 है, तो 10 और 20 जुड़ा तो कितना हुआ, 30 हुआ। तो 30 किसके लिए यूज़ हुआ है, F3 के लिए यूज़ होता है, तो लेफ्ट साइड में F3 लिखा हुआ है 30, और इनके पोजीशन को ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका 60 यहाँ पे 60 + 30 आएगा, जो आप देख सकते हैं जो सर्कुलर में दिखा रहा होगा 60 30, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 90 आएगा। तो आपके सामने ये 90 उसका जो आंसर है वो निकल के आया है। अब यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो और ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला हमारा क्या आता है, हाफमैन कोडिंग आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाफमैन कोडिंग इज अ मेथड ऑफ डेटा कंप्रेशन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेटा टाइप दैट इज द डेटा कुड रिप्रेजेंटेड एन इमेज, यानी जो हाफमैन कोडिंग होता है एक प्रकार का मेथड होता है डेटा कंपैरिजन का, जो इंडिपेंडेंट होता है डेटा टाइप से, और इसमें अंदर जो डेटा होंगे वो रिप्रेजेंटेड होंगे एक इमेज के द्वारा। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाफमैन कोडिंग इज अ मेथड ऑफ डेटा कंप्रेशन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप, यानी हाफमैन कोडिंग एक प्रकार का डेटा कंप्रेशन मेथड होता है जो इंडिपेंडेंट होता है डेटा टाइप से। तीसरा आपका पॉइंट कह रहा है कि हाफमैन कोडिंग इज अ लॉसलेस डेटा कंपैरिजन एल्गोरिथम। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द मेथड विच इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड इज कॉल्ड एज द हाफमैन कोडिंग, यानी वैसा मेथड जिनका हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड को, यानी प्रीफिक्स यानी पहले, उसे हम लोग हाफमैन कोडिंग कहते हैं। और ये उसके स्टेप्स दिए गए हैं, सारे स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस सारी चीज़ों को लिखते चलिएगा ताकि आपका जो नोट्स है वो भी प्रिपेयर होता रहेगा, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, आपका सेमेस्टर बेहतर तरीके से क्लियर हो। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके सारे स्टेप्स आपके इंटरफेस पे नज़र आ रहे होंगे, स्टेप 1 से लेके स्टेप 4 तक यहाँ पे लिखा हुआ है।
और ये सारे स्टेप आपस में रिपीट होते रहेंगे। इसके डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं कि आखिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे, क्योंकि एट द लास्ट पॉइंट हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करने हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी होता है। और इसीलिए मैंने अपने प्लेलिस्ट में सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ऐड किया हुआ है। आप ज़रूर देखिएगा अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास अगर टाइम बच रहा है तो, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं वो चीज़ें। ओके, तो आप इन सारी चीज़ों को देखिए। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अपने न्यूमेरिकल की तरफ मूव कर रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पे एल्गोरिथम का एक स्टेप दिया हुआ है, सारे स्टेप आप यहाँ पे देखिए। एग्जामिनेशन में इस एल्गोरिथम को भी आपको लिखना पड़ेगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि इन रिप्रेजेंटेशन का होना बेहद ज़रूरी होता है। आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं और किस तरीके से मेंशन की गई हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे मूव करेंगे न्यूमेरिकल की तरफ। क्या क्या उसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी डी ई एफ का वैल्यू दिया हुआ है और मैक्सिमम कैरेक्टर 100 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले हम ऊपर से ही आ जाते हैं अगर। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 100 है, 100 ऊपर आपका मैक्सिमम कैरेक्टर है। तो ए में कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, और ये 50 आपका जो है वो लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ लिखा जाएगा। उसके बाद आपका 50 के बाद क्या आता है, 50 किसको किसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 50 बनेगा। तो 30 और 20 को ऐड करेंगे, यानी 20 यहाँ से होगा और 30 यहाँ से होगा। तो 20 हो गया और 20 को फिर स्प्लिट करेंगे हम दो भागों में, तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो 10 बी के लिए और 10 एक एज इट इज़, एक सर्कुलर वे में दिख रहा होगा, एक रेक्टेंगल वे में दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपका डी और ई हो जाएगा और वहाँ पे एफ हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, सारे लेफ्ट हैंड साइड में जितने एरो आपके दिख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, उन सारे जगहों पे हम 0 पुट करेंगे और राइट हैंड साइड वाले में हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। अब यहाँ पे ए का पोजीशन आप देखिए, ए के लिए कितना है, 0 है, केवल 0 है। बी के लिए कितना है, बी के लिए आप देखिए 1 0 0 है, यानी बी तक पहुंचने के लिए हमें कौन सा रूट फॉलो करना पड़ेगा, 1 0 0 वाला रूट फॉलो करना पड़ेगा। सी तक पहुंचने के लिए हमें कौन सा रूट फॉलो करना पड़ेगा, 1 और 1 का रूट फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरीके से डी के लिए पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 0 1 0 फॉलो करना पड़ेगा। ई तक पहुंचने के लिए हमें 1 0 1 1 करना पड़ेगा। एफ के लिए 1 0 1 1 0 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना, और इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इनसे जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन रहे हैं आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, कितना भी कोई समझा रहे आपको समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। इसलिए प्रैक्टिस का होना, प्रैक्टिस का करना बेहद ज़रूरी और बेहद इम्पॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। ओके, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो स्पैनिंग ट्री के बारे में आप जानते होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज डिफाइंड एज अ स्पैनिंग ट्री दैट हैज़ द मिनिमम वेट अमॉन्ग ऑल द पॉसिबल स्पैनिंग ट्री। यानी जो आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है उसको हम डिफाइन करते हैं कि स्पैनिंग ट्री से जिनके पास मिनिमम वेट होते हैं, जो अमॉन्ग होते हैं सारे पॉसिबल स्पैनिंग ट्री से। अगला पॉइंट कह रहा है कि द मिनिमम स्पैनिंग ट्री हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ स्पैनिंग ट्री। यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर सारे प्रॉपर्टीज जो स्पैनिंग ट्री के पास होती हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं, जो क्या करती हैं, विथ एन एडेड कॉन्स्टेंट ऑफ हैविंग द मिनिमम पॉसिबल वेट्स अमॉन्ग ऑल द पॉसिबल स्पैनिंग ट्री। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3, तो 1 से लेकर 3 तक जाने के लिए हमें कौन सा रूट फॉलो करना पड़ेगा, 1 3 रूट फॉलो करना पड़ेगा, यानी 2 3 रूट फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि 5 ही वेट में हम 3 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन 1 से हम डायरेक्ट 3 जाएँ तो हमें क्या करना होगा, 10 फॉलो करना पड़ेगा। तो 10 तो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द 5, तो इसलिए यहाँ पे 1 2 और 3 के लिए हमें 2 3 वाला जो वैल्यू है वो पुट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे वाली चीज़ों को देखते हैं किस तरीके से वो चीज़ें ऐड होती हैं और किस तरीके से वो चीज़ें काम करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ मतलब एल्गोरिथम है जिससे कि हम फाइंड आउट करते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री को। जो एल्गोरिथम कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है क्रुस्कल एल्गोरिथम, दूसरा आपका आता है प्रिम्स एल्गोरिथम। और क्रुस्कल एल्गोरिथम क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए क्रुस्कल एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रुस्कल एल्गोरिथम का पूरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे चूँकि चीज़ें मैं डायरेक्टली लिख नहीं पाया, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे चीज़ों को
इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पे अटैच किया हुआ है, इसलिए थोड़ी सी चीज़ें ब्लरिंग रह गई हैं, क्योंकि मैंने एडिट कर दिया था, वीडियो में शूट कर रहा हूँ, तब मुझे अंदाज़ा लगा कि यार ये चीज़ें तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। तो थोड़ा सा आप लोग जोर देंगे अपनी आँखों पे तो चीज़ें आपको सिमिलरली दिख रही होंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, वर्ड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ज़्यादा कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अभी नौजवान हैं हम लोग, तो हमें तो आँखों से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। तो आप चीज़ों को थोड़ा सा देखिए, और या फिर आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे क्रूस्कल एल्गोरिथम पे, तो कहीं ना कहीं क्रूस्कल एल्गोरिथम के रिगार्डिंग चीज़ें मिल जाएंगी। अदरवाइज़ वो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट के अंदर टॉपिक देखिएगा तो क्रूस्कल एल्गोरिथम कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या है प्रोसेस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से वो चीज़ें काम करती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है कि नहीं। थोड़ा सा आप लोग जोर लगाइए यहाँ पे आंखों पे। ये 3 स्टेप यहाँ पे देख रहे हैं, स्टेप 1 के अंदर 3 स्टेप है, और स्टेप 2 के अंदर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिए इस टॉपिक को लिखना ज़रूरी है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप उसके पूरे एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दिखाइए ताकि बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारे वीडियोस को शूट करने में मेहनत लग रही है फ्रेंड, एफर्ट लग रहा है। तो थोड़ा सा एफर्ट आप भी लगा देंगे तो हमारा चैनल बेहतर तरीके से ग्रो कर जाएगा, और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने में मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और पॉजिटिव कमेंट के साथ वीडियो की हौसला अफजाई कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, है कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें मोटिवेशन का होना ज़रूरी है। डिमोटिवेशन तो हमेशा आता ही रहता है, लेकिन कई बार मोटिवेशन भी मिलना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा वीडियोस को, ताकि वो लोग भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें और उनको देख के अपने सेमेस्टर की तैयारी कर सकें, है कि नहीं। क्योंकि उनका भी मदद करना आपका फ़र्ज़ है। एक दोस्त की मदद एक दोस्त ही कर सकता है कि नहीं, किसी दूसरे से वो क्या उम्मीद रख सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब आप कॉलेज लाइफ छोड़ देंगे ना, तो यही दोस्तों के बारे में सोच सोच के आपको रोना आएगा। अगला आपका प्रिज्म एल्गोरिथम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके बारे में 2 पॉइंट दिए गए हैं कि प्रिज्म एल्गोरिथम इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम दैट इज यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फ्रॉम अ ग्राफ। यानी ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए यूज़ किया जाता है फाइंड आउट करने के लिए ग्राफ से। और जो प्रिज्म एल्गोरिथम होता है वो फाइंड करता है सबसेट को ऑफ एज, जो इंक्लूड करता है हर एक वर्टेक्स को उस ग्राफ के अकॉर्डिंग, सच दैट द सम ऑफ द वेट ऑफ द एजेस कैन बी मिनिमाइज्ड। यानी जो आपके सम ऑफ वेट होंगे एज के, वो क्या होंगे, वो मिनिमाइज्ड होंगे। अब यहाँ पे उसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ओके, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग चीज़ों को जल्दी जल्दी से लेके चल रहे हैं, ताकि वन शॉट वीडियो के अंदर ही वन शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ें जल्दी जल्दी समझा दी जाएँ, ताकि एग्जामिनेशन के पहले पहले आप सारे टॉपिक को तैयार कर लेंगे, क्योंकि रिवीजन के लिए भी समय चाहिए। अब यहाँ पे आता है कि हाउ डज प्रिम्स एल्गोरिथम वर्क, यानी किस तरीके से प्रिम्स एल्गोरिथम काम करता है। तो यहाँ पे प्रिम्स एल्गोरिथम का पूरा वर्किंग प्रोसेस दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इमेजेस को ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे नैपसैक प्रॉब्लम आता है बाई द दिस एल्गोरिथम। तो यहाँ पे ये एक प्रकार का मेथड होता है, एंड ये द नैपसैक फिलिंग इज़ डन सो दैट द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक इज़ यूटिलाइज। यानी मैक्सिमम कैपेसिटी जो होता है वो यूटिलाइज होता है, और इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो अर्नड होता है फ्रॉम इट। ओके, एंड दिस प्रॉब्लम इज़ बेस्ड ऑन द ग्रीडी मेथड अप्रोच। यानी जो नैपसैक प्रॉब्लम होता है ये ग्रीडी मेथड पे आधारित होता है, और इसके एल्गोरिथम दिए गए हैं। फॉर लूप यहाँ पे दिया हुआ है, कैलकुलेट करना होगा प्रॉफिट बाई वेट को, सारे पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। और 2 यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, 2 पॉसिबली ग्रीडी फेल्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमाइज वैल्यू विदाउट रिगार्ड फॉर वेट, यानी मैक्सिमाइज करना वैल्यू को बिना रिगार्ड ऑफ वेट के और फॉर वेट के, और पैक करना होगा मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट को पहले, सबसे पहले। दूसरा पॉइंट है मैक्सिमाइज वैल्यू पर यूनिट वेट, यानी मैक्सिमाइज करना पर यूनिट वेट को, और पैक करना ऑब्जेक्ट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ द वैल्यू और डिवाइडेड बाई वेट रेशियो। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, वेट दिए गए हैं, प्रॉफिट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्रीडी अप्रोच अप्लाई करना है। ग्रीडी यानी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले 25 है, 25 यहाँ पे लिया गया है। मैक्सिमम कैपेसिटी 20 दिया हुआ है, तो 2 और 10 हम पुट करेंगे ऑब्जेक्ट 1 के लिए। तो प्रॉफिट कितना है ऑब्जेक्ट 1 का 25 है, प्लस 2 अपॉन कितना होगा 15 इंटू 24 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट हमारे बच जाएंगे। तो यहाँ पे 28 आएगा। और दूसरा मेथड प्रॉफिट अबाउट वेट, वेट की हम बात करें तो वेट सबसे
सबसे ज़्यादा वेट किसका है, सबसे कम वेट किसका है, ऑब्जेक्ट 3 का है, तो ऑब्जेक्ट 3 का वेट कम है। और सबसे सेकंड नंबर पे 15 है, तो 15 + 10 डिवाइडेड बाई 15 × 24, तो 31 आ गया। और यहाँ पे प्रॉफिट बाई वेट हमने निकाला तो 31.5 आया। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कितना 31.5 का है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हम यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि हमें ग्रीडी निकालना है तो हमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वही हमारे जो आंसर हो जाएंगे वो आपके सामने दिए गए हैं। अब इस पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ओके, अब यहाँ पे जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन दिया गया है। तो जॉब सीक्वेंसिंग में 2 यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं कि सारे जॉब्स को एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट में हमें अरेंज करना होगा, और हर एक जॉब के लिए एमआई के लिए हमें लीनियर सर्च को फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर द पर्टिकुलर स्लॉट। उस एरे साइज के अंदर एन क्या होगा, आपका मैक्सिमम डील डेडलाइन होगा, और एम क्या होगा, टोटल जॉब्स होंगे। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है प्रॉफिट बाय वेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले J1 फिलअप किया गया, उसके बाद J4, तो J4 को कैंसिल आउट करके J3 लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इसका 60 आएगा। लेकिन फिर से हम अगर यहाँ पे सबसे पहले हम J4 पुट करते हैं, J4 हमने पुट किया और वहाँ से हमने J1 पुट किया, तो हमने देखा कि इसका वैल्यू 75 आ रहा है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि जो हाईएस्ट वैल्यू होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे आता है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, जिसे हम लोग डिजास्टर्स एल्गोरिथम कहते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सके, लेकिन हमने डिजास्टर्स एल्गोरिथम को बहुत अच्छी तरीके से अपने नोट्स में पढ़ा रखा है, बता रखा है। तो आप ज़रूर जाके उनको चेकआउट कीजिएगा, उनको एक्सेस कीजिएगा। तो यहाँ पे डिजास्टर एल्गोरिथम जो होता है वो फाइंड करता है शॉर्टेस्ट पाथ को बिटवीन द 2 मेंशन्ड वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ के लिए। और बेसिकली जो गूगल मैप होता है वो डिजास्टर्स एल्गोरिथम को यूज़ करता है। अब यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन की बात आती है। सोर्स आपका क्या है, 1 है, डेस्टिनेशन आपका क्या है, 7 है, तो या 6 है, सॉरी, तो 1 से 6 हमें पहुँचना है। तो 1 तो हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 4 6 हम लोग करेंगे। अब यहाँ से 1 से कहाँ कहाँ डायरेक्ट हम जा सकते हैं, तो 1 से 3 पे डायरेक्ट जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं और 6 पे जा सकते हैं। तो सारी जगहों पे हम जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 और 5 पे नहीं जा सकते। तो 4 और 5 पे इन्फिनाइट यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं, यहाँ पे आप देखिए इन्फिनाइट लिखा गया है, और जो मिनिमम होगा उसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 7 मिनिमम है, तो 7 सेलेक्ट हुआ। अगेन हमें चेक करना पड़ेगा कि 2 यानी 1 यानी 3 से हम डायरेक्ट कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। यानी जो भी हम वर्टिसेस मतलब पिक कर रहे हैं उस वर्टिसेस से हमें चेकआउट करना पड़ेगा कि हम उस वर्टिसेस से डायरेक्टली कहाँ कहाँ जा सकते हैं। डायरेक्टली जाएंगे उसी के पोजीशन के उसी के वेट को लिखना होगा। अगर डायरेक्टली नहीं जा पाएंगे तो वहाँ पे इन्फिनिट लिखना होगा। ये आपका मेन फंडामेंटल है जो कि यहाँ पे काम करता है, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से वो चीज़ें काम कर रही हैं और किस तरीके से वो चीज़ें फुल की गई हैं और किस तरीके से मेंशन की गई है, वही चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं। और सारी चीज़ें प्रॉपर डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन बेहद ज़रूरी है। इसी तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप अप्लाई होगा। जो मिनिमम होगा उसे सेलेक्ट करते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो काम है वो करते जाएंगे और वैल्यूज़ हमें मिलते जाएंगे। यानी पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, हमें कोई दिक्कत परेशानी उसके अंदर नहीं होगी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यानी यहाँ पे आपको इस तरीके से सोर्स मिलेगा कि सबसे पहले हमें 1 से 2 जाना होगा, 2 से 3 जाना होगा, 3 से 6 जाना होगा, 6 से 4 जाना होगा। यहाँ के 5th नंबर स्टेप तक आपको यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। उसके बाद एक स्टेप और हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फिलहाल आप इस डायग्राम को देखिए। तो हमें क्या करना है, हमें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 5, 5 से 4 हमें 4 से 5 जाना है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, फाइनल जो आपका इसका जो स्ट्रक्चर है फाइनल रिजल्ट का वो आपको डिफाइन करना है। तो ये आपका डिफाइन हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस कर लेना है। पीवाईक्यू की क्वेश्चन आप उठाइएगा, वहाँ से आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ नहीं होने वाली। ओके, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ, जो हमारा यूनिट नंबर 3 है। आप देख सकते हैं तो यूनिट नंबर 3 आपका सबसे पहला टॉपिक डायनामिक प्रोग्रामिंग है। उसके बाद जीरो नैपसैक है, मल्टी स्टेज ग्राफ है और फ्लोट वर्सल एल्गोरिथम लास्ट हमारा है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है, तो डायनामिक प्रोग्रामिंग लाइक द डिवाइड एंड कंक्यूर मेथड, यानी ये डिवाइड एंड कंक्यूर मेथड पे आधारित होता है, जो बेसिकली सॉल्व करता है प्रॉब्लम को, जो कंबाइन करता है सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम्स को। और इसको जो है वो काइंड किया गया था डेनिस जो आपके रिचर्ड वेलमन थे, जो कि 1955 में उन्होंने कॉइन किया इस वर्ड को। और जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है वो बेस्ड है किस पे, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमली पे। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि द स्टेप्स इन डायनामिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इज वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमली होल्ड, यानी हमें वेरीफाई करना होगा प्रिंसिपल को जो ऑप्टिमली चीज़ों को होल्ड करे। दूसरा हमारा पॉइंट होगा कि स्टेप ऑफ द डायनामिक प्रोग्रामिंग रिकरेंस यानी इक्वेशन, यानी हमें स्टेप अप करना होगा डायनामिक प्रोग्रामिंग रिकरेंस इक्वेशन को। और थर्ड स्टेप होगा परफॉर्म अ ट्रेस बैक स्टेप इन विच द सॉल्यूशन इटसेल्फ इज कंस्ट्रक्टेड, यानी परफॉर्म करना जो ट्रेस बैक स्टेप होता है जिससे कि जो सॉल्यूशन है ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट हो सके। ओके, तो अगला पॉइंट कह रहा है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग इज एल्गोरिथम
सॉल्व एवरी सब प्रॉब्लम जस्ट वन एंड देन सेव इट्स आंसर इन अ टेबल। यानी डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम जो होगा वो सॉल्व करेगा हर एक सब प्रॉब्लम को एक बार और सेव करेगा उसको एक आंसर टेबल के अंदर, एंड देयर बाई अवॉइडिंग द वर्क ऑफ रिकम्प्यूटिंग द आंसर एवरी टाइम एंड द सब प्रॉब्लम इज इनकाउंटर्ड। ओके, उसके बाद हम लोग आगे तरफ मूव करेंगे तो अगला हमारा जो पूरा प्रोसीजर होगा वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि हमारा अगला डायनामिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्या कहेगा, किस तरीके से वो चीज़ें हैंडल होंगी। तो ये आप सारी चीज़ों को लिखते चलिएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सारी चीज़ों को लिख रहे हैं, नोट्स को बना रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड की जानी है। बेस्ट मटेरियल है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपका दिया हुआ है 3 पॉइंट के अंदर, उसके कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं कि द प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्टेजेस, यानी जो प्रॉब्लम होंगे उनको स्टेजेस में हम डिवाइड करेंगे और विद द पॉलिसी डिसीजन रिक्वायर्ड एट ईच स्टेज, यानी उसके पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें काम करेंगी। और हर एक स्टेज के अंदर नंबर ऑफ स्टेजेस होंगे जो एसोसिएट होंगे एक बिगिनिंग ऑफ द स्टेज से। और थर्ड पॉइंट आपका है कि द सॉल्यूशन प्रोसीजर बिगिंस बाय फाइंडिंग द ऑप्टिमल पॉलिसी फॉर द लास्ट स्टेज। ओके, अब यहाँ पे हम आगे की तरफ मूव करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ तक का तो प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे 01 नैपसैक प्रॉब्लम आता है फॉर द ऑप्टिमल सर्च के लिए। तो यहाँ पे 01 नैपसैक प्रॉब्लम बेस्ड होता है यहाँ पे प्रॉब्लम पे डायनामिक अप्रोच पे। तो वो तो आपका ग्रेडी अप्रोच था, ये डायनामिक अप्रोच है। तो यहाँ पे इसको भी रिचर्ड बेलमन ने 1955 में डिक्लेयर किया डायनामिक प्रोग्रामिंग को। तो इसका वेट और प्रॉफिट दिया हुआ है। इसका जो सॉल्व करने का तरीका है थोड़ा सा अलग तरीके से काम करेगा, जो कि आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस पे वो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। आपको कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होगी, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रॉफिट वेट यहाँ पे दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और नैपसैक का मैक्सिमम कैपेसिटी दिया हुआ है m=12, यानी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी 12 दिया हुआ है। तो 12 हम पुट करेंगे वहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, ऑब्जेक्ट 3 है, 1 है, इसका वैल्यू 10 है और वैल्यू यहाँ पे 2⁻³ है तो 8 हो जाएगा और 8 यहाँ पे पुट हुआ। और उसके बाद जो पूरा प्रोसीजर है वो कुछ इस प्रकार से काम करेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ ना हो। और यहाँ पे जो हाईएस्ट आंसर होगा वो 85 आएगा, क्योंकि 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1। तो 1 यानी एग्जैक्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट 3 के लिए वैल्यू कितना होगा 60 होगा। ऑब्जेक्ट 2 और 3 ऑब्जेक्ट 2 के लिए कितना होगा 25 होगा। इसी तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट के जो प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो मेनली प्रॉफिट हमें निकालना है। तो प्रॉफिट हमने निकाला कि ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3 का जो प्रॉफिट है वो हाईएस्ट आ रहा है 85। तो वही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो फिलहाल कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर आपको नहीं होनी चाहिए, कोई खास प्रॉब्लम आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। आप अच्छी तरीके से इनको समझ गए हैं और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को थोड़ा सा आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मल्टी स्टेज ग्राफ क्या होता है, तो मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम जो होता है वो बेसिकली फाइंड करने के लिए यूज़ होता है मिनिमम कॉस्ट को फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच जो। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि मल्टी स्टेज ग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ विथ मल्टीपल स्टेजेस, यानी मल्टी स्टेज ग्राफ के अंदर डायरेक्शन रहेगा और उसके बाद उसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि मल्टी स्टेज ग्राफ इज डायरेक्टेड ग्राफ इन विच द नोड कैन बी डिवाइडेड इनटू सेट ऑफ स्टेजेस, यानी जो मल्टी स्टेज ग्राफ होगा वो तो डायरेक्टेड ग्राफ रहेगा लेकिन उसके अंदर नोड्स होंगे जिनको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे सेट ऑफ स्टेजेस के अंदर। अगला पॉइंट कह रहा है कि मल्टी स्टेज ग्राफ इज डायरेक्टेड ग्राफ इन द डाटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंटेड अ ग्राफ इन विच द वर्टिसेस आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लेवल्स, यानी इसके अंदर जो वर्टिसेस होंगे वो क्या होंगे नंबर ऑफ लेवल्स में डिवाइडेड होंगे और इसको हम डिनोट करेंगे वर्टिसेस और एजेस से, जिसको जो क्या करेगा जिसमें वर्टिसेस जो होंगे वो पार्टीशनड होंगे के इंटू के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के अकॉर्डिंग, और ये डिसजॉइंट होंगे सेट ऑफ वी आई एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू आई एंड आई ऑल्सो लेस देन इक्वल टू के। ओके, तो ये आपके पूरे फंडामेंटल है जो कि मल्टी स्टेज ग्राफ के आपको इंटरफेस में नजर आ रहे हैं। आप चीज़ों को देख के अच्छी तरीके से लिखते चलिए, नोट्स को बनाते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से मैं चीज़ों को डिलीवर कर रहा हूँ और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि आपको बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो और आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन की बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। और बस अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के साथ बनाए रखिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मोटिवेशन मिलना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है डायग्राम के अकॉर्डिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरीके से देख के फॉलो कर सकते हैं। अगला आपका आता है रिलेबिलिटी डिज़ाइन, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है। तो रिलेबिलिटी डिज़ाइन के अंदर इतने पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कह रहा है कि इन रिलेबिलिटी डिज़ाइन द प्रॉब्लम इज डिज़ाइन अ सिस्टम दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल डिवाइसेज कनेक्टेड इन अ सीरीज, यानी इसके अंदर अलग अलग डिवाइसेज जो होंगे वो सीरीज में क्या होंगे कनेक्ट रहेंगे, जैसे D1 D2 D3 D अप टू एन टर्म तक दिया हुआ है और इसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो डिवाइड होंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। छोटा सा पॉइंट है, ये छोटा सा टॉपिक यहाँ पे रखा गया है इसको और उसी तरीके से रखा गया है जिस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है।
और अच्छी तरीके से यहाँ पे इसके पूरे प्रोसेस यहाँ पे दिए गए हैं, किस तरीके से वो चीज़ें काम करेंगी। और हमने अपने प्लेलिस्ट के अंदर सारे टॉपिक को पढ़ा रखा है, बता रखा है। आप एडा के प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगला आपका था फ्लूइड वर्सल एल्गोरिथम क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्लूइड वर्सल एल्गोरिथम इज फॉर सॉल्विंग ऑल द पेयर शॉर्टेज पाथ एल्गोरिथम, यानी ये जो ऑल पेयर शॉर्टेज प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए ये एल्गोरिथम यूज होता है। एंड इसके अंदर पॉइंट करा कि इन द फ्लूइड वर्सल एल्गोरिथम वी यूज अ डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द शॉर्टेज पाथ देन वी यूज्ड इन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेस्ड ऑन ऑल पेयर एल्गोरिथम। यानी फ्लूइड वर्सल एल्गोरिथम के अंदर हम यूज करते हैं अलग अलग कैरेक्टराइजेशन को किसी भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग को भी शॉर्टेज पाथ होते हैं, और हम यूज करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को जो बेस्ड होंगे ऑल पेयर एल्गोरिथम पे। दूसरा पॉइंट आपका कह रहा है कि द प्रॉब्लम इज फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ द वर्टिसेस इन अ गिवन एज वेटेड कैरेक्टर ग्राफ। और ये काफ़ी सिंपल होता है ऑफ द डायनामिक अप्रोच के अंदर, और ये एक्सट्रीमली सिंपल होता है और इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। तो ये उसके पूरे पॉइंट है जो कि फ्लूइड वर्सल एल्गोरिथम के यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। और आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरीके से मैं चीज़ों को डिलीवर कर रहा हूँ आपके सामने, और हर संभव प्रयास मैं कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट तरीके से समझाया जाए। ओके, बस आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करके चलिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो आपका सेमेस्टर निकल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ नहीं होगी। आप बेहतर तरीके से अपने सेमेस्टर को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे उसका एल्गोरिथम दिया गया है, आप यहाँ पे उसके एल्गोरिथम को देख सकते हैं। जिस तरीके से लिखा गया उसी तरीके से लिखिएगा, और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं और इस एग्जाम्पल का पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। D0 से लेकर D4 तक के टर्म हमें जाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 यहाँ पे एलिमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे उसके वेटेड दिए गए हैं, अलग अलग वेट है। सोर्स टू डेस्टिनेशन हमें जाना है, तो यहाँ से 1 2 3 4 है, इस तरीके से 1 2 3 4 है, और इसी तरीके से हमें काम करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा रूट को। और इनफाइनाइट क्यों आता है हमने नैपसैक वाले कंडीशन में बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को यहाँ पे रिलेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। और सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छी तरीके से आप उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं और सिचुएशन को अच्छी तरीके से कैरी कर सकते हैं। ओके, लिखते चलिएगा इन चीज़ों को, नोट्स को बनाते चलिएगा, अपने नोट डाउन करते चलिएगा नोटबुक में। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। अगर आपको नोट्स वगैरह एक्सेस करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हो और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, है कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और आप अपने जूनियर्स तक भी हमारे वीडियोज़ को पहुँचाइए, ताकि इन फ्यूचर वो भी कभी आए हमारे चैनल पर विजिट करें, तो वो भी कहें कि हाँ किसी हमारे सीनियर्स ने बेहतर चैनल सजेस्ट किया था, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो यह आपका D4 तक के सारे वैल्यूज़ यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे सारे प्रोसेस आपको देखने को मिल रहे होंगे। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब यहाँ पे यूनिट नंबर 4 हमारा स्टार्ट होगा। यूनिट नंबर 4 के अंदर ऑलमोस्ट इतने टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं। बैक ट्रैकिंग है, एटकिंस प्रॉब्लम है, बैंड एंड ब्रांच एंड बाउंड मेथड, TSV है, पैरेलल एल्गोरिथम है। बैक ट्रैकिंग क्या होता है, तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि बैक ट्रैकिंग इज द मोस्ट जनरल टेक्निक टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम दैट डील्स विद सर्चिंग फॉर अ सेट ऑफ सोल्यूशन और विच टास्क ऑफ फॉर एन ऑप्टिमल सोल्यूशन सर्टिफाइंग सम कंस्टेंट। यानी बैक ट्रैकिंग जो होता है वो एक प्रकार का जनरल टेक्निक होता है जो सॉल्व करता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, जो डील करते हैं सर्च करने के लिए सेट ऑफ सोल्यूशंस को, जो कि आस्क्ड किए जाते हैं एक ऑप्टिमल सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, और ये सेटिस्फाई करता है कुछ कांस्टेंट को। अब यहाँ पे जो नेम है बैक ट्रैकिंग है वो क्वांट किया गया था D.H. लैमर के द्वारा 1950 के अंदर। और जो बैक ट्रैकिंग है इसका हम यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को, जिसमें क्या होते हैं इन विच सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज चूजन फ्रॉम अ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्पेसिफाइड सेट। यानी बैक ट्रैकिंग जो है वो यूज़ किया जाता है कब, सॉल्व करने के लिए, जिसमें जो सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो चूज़ किए जाते हैं स्पेसिफाइड सेट के अकॉर्डिंग, और जो सीक्वेंस होते हैं सेटिस्फाई करते हैं कुछ क्राइटेरिया को। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो एटकिंस के अंदर यूज़ होता है, एरे को सॉर्ट करने के लिए यूज़ होता है, 4Q प्रॉब्लम के अंदर यूज़ होता है, उसके साथ साथ आपका सम ऑफ जो आपके सबसेट प्रॉब्लम होते हैं उसके अंदर इसका यूज़ होता है। उसके बाद हमारा अगला क्या है, अगला हमारा ये इसका पूरा फंडामेंटल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उसके एल्गोरिथम है कि एल्गोरिथम किस तरीके से इसका काम करता है। सारा एल्गोरिथम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाए गए हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक चार्ट आपको दिख रहा होगा एटकिन प्रॉब्लम का, तो ये चार्ट का बनना जरूरी है। अगर एग्जामिनेशन में एटकिन आता है तो ये चार्ट का बनना जरूरी है। Q1 Q2 Q3 Q4 से लेके Q8 तक के टर्म्स को आपको पुट करना होगा, और 8x8 का आपका यहाँ पे जो चार्ट है टेबल है जो बनेगा, और इसका याद करने का तरीका यहाँ पे आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा होगा। रो वाइज ये पुट किया गया है, कॉलम वाइज पुट नहीं किया गया है। इसको कॉलम वाइज भी पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रो वाइज पुट किया गया है, और इसके आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। याद करने में के लिए आपको 4 6 8 2 7 1 3 5 आपको याद करना पड़ेगा, जो बेसिकली इनके पोजीशंस है, और इन पोजीशंस पे आपको वैल्यूज़ को क्या करने होंगे, पुट करने होंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बहुत पॉपुलर है फ्रेंड, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आता है।
ओके, अब ये इसका पूरा एल्गोरिथम है कि एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है। उसके बाद आपका आता है हैमिल्टोनियन साइकिल, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है किस तरीके से हैमिल्टोनियन साइकिल काम करता है। तो ये एक प्रकार का साइकिल होता है जिसमें ये विजिट करता है हर एक वर्टेक्स को कम से कम एक बार। और जो हैमिल्टोनियन पाथ होता है एक प्रकार का अनडायरेक्टेड पाथ होता है, यानी इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता, और ये विजिट करता है हर एक वर्टेक्सेस को एग्जैक्टली एक बार। और इसी के बाद साथ साथ हैमिल्टन साइकिल भी आता है कि वो भी चीज़ें क्या होती हैं और वो चीज़ें किस तरीके से यूज़ होती हैं, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं, वही चीज़ें हैं। और बहुत मेहनत किया गया फ्रेंड इस कंटेंट को तैयार करने में। आप देख सकते हैं एक चीज़ को बहुत बारीक तरीके से ला के रखा गया है यहाँ पे, और बहुत मेहनत मैंने किया है फ्रेंड। थोड़ा सा एफर्ट आप लोग दे दीजिए ताकि इस वीडियो को सपोर्ट मिल जाए और बेहतर तरीके से हमारा चैनल ग्रो कर सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने में मुझे भी मोटिवेशन मिले। कोई दिक्कत परेशानी आपको भी नहीं होगी, आप सेमेस्टर की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से आप नोट्स वगैरह ज़रूर एक्सेस कीजिए, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल रहती हैं एग्जामिनेशन के अंदर, और एग्जामिनेशन के क्लियर होने के चांसेस वहाँ से ज़्यादा बढ़ते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, आप अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को देख के समझ सकते हैं। ये उसका पूरा फंडामेंटल प्रोसेस है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, जैसे लॉजिस्टिक के अंदर, नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर। ओके, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसका इनपुट और आउटपुट भी बताया गया है, किस तरीके से इनपुट आउटपुट इसके काम कर रहे हैं। अगला है आपका ग्राफ कलरिंग का। ग्राफ कलरिंग काफ़ी इजी टॉपिक है, ग्राफ को कलर करना है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि दो वर्टिसेस जो होंगे उनके कलर सिमिलर नहीं होने चाहिए, अलग अलग कलर होना चाहिए। तो वहाँ पे वही चीज़ कह रहा है। ओके, तो ये चीज़ें आपके सामने दी गई हैं, इसका पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है। और इसको हम लोग वर्टेक्स कलरिंग भी कहते हैं, वर्टेक्स कलरिंग प्रॉब्लम भी कहते हैं, ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम को। तो कोई ख़ास प्रॉब्लम परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, आप अच्छी तरीके से चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके पूरे पॉइंट दिए गए हैं। और इसको एम कलरिंग भी हम लोग कहते हैं, यदि कलर आपका डन होता है कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा एम कलर्स के अकॉर्डिंग। और उसके बाद यहाँ पे उसका फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कलर किस तरीके से किया गया है। और यहाँ पे क्रोमेटिक जो नंबर होता है वो बताया गया है। जैसे मान लीजिए कि 2 डिफरेंट कलर हैं, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट कलर है तो क्रोमेटिक नंबर 2 हो जाएगा, 3 डिफरेंट कलर है तो 3 हो जाएगा, 4 डिफरेंट कलर रहेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये आपका क्रोमेटिक नंबर का पार्ट है। अब यहाँ पे आता है ब्रांच एंड बाउंड मेथड। तो ब्रांच एंड बाउंड मेथड एल्गोरिथम जो होता है उसका हम यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन को किसी भी कम्बिशनरी, डिस्क्रीट और जनरल मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम प्रोवाइड एन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू एनपी हार्ड प्रॉब्लम बाय एक्सप्लोरिंग द इंटायर सर्च स्पेस। यानी जो ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम होता है वो प्रोवाइड करता है एक ऑप्टिमल सोल्यूशन को एक इनपी हार्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, जो एक्सप्लोर करता है इंटायर सर्च स्पेस को। और थ्रू द एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंटायर सर्च स्पेस, यानी जो इंटायर सर्च स्पेस होते हैं उसमें जो ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम होता है वो आइडेंटिफाई करता है पॉसिबल कैंडिडेट्स को फॉर द सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप के लिए। ओके, तो यहाँ पे पूरे फंडामेंटल यहाँ पे आपके सामने दिख रहे होंगे, आप इन सारी चीज़ों को लिखते चलिएगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। और बहुत कीमती पॉइंट है जो सारे पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, आप इनके वैल्यूएशन को समझिए। कम पॉइंट भले ही हो सकते हैं लेकिन चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं। और यहाँ पे उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप इस एग्जांपल को समझिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा आपको चीज़ें। कलरिंग के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रिप्रेजेंटेड की गई हैं। अगला क्या आपका आता है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम आता है, TSB। तो ये एक प्रकार का एल्गोरिथम प्रॉब्लम होता है जो ट्रैक टास्क को जो होते हैं वो फाइंड करते हैं शॉर्टेस्ट रूट को बिटवीन अ सेट ऑफ पॉइंट एंड द लोकेशन दैट मस्ट बी विजिटेड। ओके, यानी मिनिमम जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट रूट होता है, उसके लिए ये फाइंड आउट किया जाता है। और इसका पूरा जो फंडामेंटल है, सारे फंडामेंटल यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसके एग्जांपल और इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये हैं, और इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और अगला आपका पैरेलल एल्गोरिथम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पैरेलल एल्गोरिथम एक प्रकार का एल्गोरिथम होता है जो क्या करता है, डेट कैन एग्जीक्यूट सेवरल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट प्रोसेसिंग डिवाइस एंड देन कंबाइन ऑल द इंडिविजुअल आउटपुट टू प्रोड्यूस अ फाइनल रिजल्ट, है कि नहीं। और जो पैरेलल एल्गोरिथम होता है वो प्रोसेस करता है प्रोसेसिंग करने के लिए सेवरल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को साइमल्टेनियसली, और ये रिड्यूस करता है टोटल कंप्यूटेशनल टाइम को भी। तो चौथा पॉइंट कह रहा है कि द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम होगा उसको हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे एंड देन आर एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल टू गेट द इंडिविजुअल आउटपुट। और वो क्या करेगा, जो इंडिविजुअल आउटपुट होगा उसको गेन करेगा। अगला पॉइंट आपके सामने कह रहा है कि पैरेलल मशीन्स आर कंप्यूटर विथ मोर दैन वन प्रोसेसर। यानी जो पैरेलल मशीन्स हैं वो कंप्यूटर होते हैं जिसके अंदर एक या एक से अधिक जो प्रोसेसर होता है वो होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इवन द फास्टेस्ट सिंगल प्रोसेसर मशीन मे नॉट बी एबल टू कम अप विद द सॉल्यूशन विथ टॉलरेबल टाइम लिमिट
एंड अगला पॉइंट कह रहा है दैट आइडिया ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग इज़ वेरी सिंपल, यानी पैरेलल कंप्यूटिंग का जो आइडिया है वो काफ़ी सिंपल है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि द आइडिया द पैरेलल मशीन्स ऑफर द पोटेंशियल ऑफ डिक्रीजिंग द सोल्यूशन टाइम इनॉर्मसली। ओके, तो यहाँ पे उसके सारे फंडामेंटल आपके सामने दिए गए हैं और काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट हैं, ऐसे नहीं कि सारे पॉइंट आपको समझ में नहीं आएंगे। बिल्कुल इजी वे में सारे पॉइंट को लिखने की मैं पूरी कोशिश मैंने किया है यहाँ पे, और कोशिश मेरा ये रहता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ और बिल्कुल कम ड्यूरेशन के अंदर, ताकि आप एग्जामिनेशन से पहले सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से देख के उनको समझ के उनका फ़ायदा उठा सकें। और बहुत सारी जगहों पे आपको एग्जामिनेशन की 1 दिन पहले 2 दिन पहले वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो ऐसी काम नहीं की जाती है हमारे चैनल पे, और टू द पॉइंट चीज़ें बहुत पहले ही प्रोवाइड करा दी जाती हैं, ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, आप बेहतर तरीके से अपने एग्जामिनेशन को निकाल सकें और कहीं से भी कोई शिकायत की मौका ना आए, इसकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ और हर संभव प्रयास मैं करता हूँ। इसी के साथ हमारा जो यूनिट नंबर 4 है वो भी हमारा कंप्लीट हुआ, और यूनिट नंबर 4 के बाद हमारा यूनिट नंबर 5 स्टार्ट होता है, जिसमें आपको बाइनरी सर्च ट्री, हाइट बैलेंस ट्री, टू ट्री, बी ट्री, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, ट्रेवल्सल, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो बाइनरी सर्च ट्री एक प्रकार का बाइनरी ट्री होता है जो आइदर एम्प्टी होता है और इन विच एवरी नोड कंटेन अ की, और हर एक जो नोड होगा वो की को कंटेंट करेगा एंड सेटिस्फाई करेगा फॉलोइंग कंडीशन को, जिसमें अलग अलग कंडीशन दिए गए हैं। कह रहा है कि द की इन द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अ नोड इज लेस दैन, यानी जो लेफ्ट चाइल्ड होगा नोड का वो क्या होगा, हमेशा छोटा होगा उसके पेरेंट चाइल्ड से, और जो राइट चाइल्ड होगा वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू द पेरेंट चाइल्ड, ओके, पेरेंट नोड से। और जो लेफ्ट और राइट सब ट्री होगा रूट का वो अगेन क्या होगा, बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। और चौथा आपका पॉइंट कह रहा है कि एवरी एलिमेंट हैज़ अ की एंड नो टू एलिमेंट हैव द सेम की, यानी हर एक एलिमेंट के पास की होना चाहिए और कोई भी 2 एलिमेंट के पास सेम कीज़ नहीं होनी चाहिए, अलग अलग कीज़ होनी चाहिए, सिमिलैरिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद इसका जो रिप्रेजेंटेशन है फिगर का एक यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस फिगर को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 8 है, उसके बाद 3 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे रूट देख सकते हैं 8 है, लेफ्ट में आपका 3 है जो कि मिनिमम है, 10 आपका क्या है वो मैक्सिमम है। इस तरीके से ये चीज़ें काम करेंगी। उसके बाद हमारा अगला आपका आता है हाइट बैलेंस ट्री, यानी किस तरीके से हम लोग हाइट निकालते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये हाइट बैलेंस ट्री इज डिफाइंड एज अ बाइनरी ट्री इन विच द हाइट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ एनी नोड डिफर्ड बाई नॉट मोर देन 1, यानी एक से अधिक जो डिफरेंट है वो यहाँ पे रहता है। और इसके अंदर रेवियल ट्री भी आएगा, रेड ब्लैक ट्री भी आएगा, जो कि इसके हाइट को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है कि हाइट ऑफ बैलेंस नोड यहाँ पे देख सकते हैं इज इक्वल टू हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, यानी राइट और लेफ्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है यहाँ पे काम करता है। और यहाँ पे जो हाइट बैलेंस ट्री है उसका टॉपिक दिया हुआ है, और इसके जो पॉइंट है यहाँ पे दिए गए हैं और इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ दी गई है। एप्लीकेशन ये है कि कहाँ कहाँ उसके यूज़ होते हैं, तो अलग अलग जगहों पे यूज़ होता है। स्टोर करने के लिए जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, डिक्शनरीज होती हैं, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। गेम के अंदर इसका यूज़ होता है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे इसका यूज़ होता है कि नहीं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। इसका एडवांटेज भी यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके अलग अलग एडवांटेजेस दिए गए हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे इसको समझिए, सारी चीज़ें तो हैं ही आपके सामने इंटरफेस पे। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नोट्स को बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स का बनना बेहद ज़रूरी है कि नहीं। सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी तभी ना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है। उसके बाद आपका आता है 2-3 ट्री। तो यहाँ पे 2-3 ट्री के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिए गए हैं कि जो नोड होगा जिसके पास 2 चिल्ड्रन होंगे वो क्या कहलाएगा, 2 नोड कहलाएगा। और जो 2 नोड होंगे वो उनके पास एक डेटा होगा, डेटा वैल्यू होगा, और 2 चिल्ड्रन होंगे। और जो नोड होगा वो क्या होंगे, 3 चिल्ड्रन होंगे और उनको हम लोग 3 नोड कहेंगे। और जो 3 नोड होगा उनके पास 2 जो डेटा वैल्यू होंगे वो रहेंगे और 3 चिल्ड्रन रहेंगे। और डेटा क्या होगा इसके अंदर, सॉर्टेड होगा और सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। और ये क्या होगा, एक बैलेंस ट्री होगा। और ऑल जो लीफ नोड होंगे वो क्या होंगे, सारे सेम लेवल में होंगे, लेवल 0, 1, 2, 3 जिस तरीके से होते हैं। और हर एक जो नोड होगा या तो लीफ होगा, या तो 2 नोड होगा, या तो 3 नोड होगा। और हमेशा इंसर्शन जो होगा वो डन होगा उसके लीफ के अंदर। अब यहाँ पे उसका पूरा एग्जांपल दिया हुआ है, आप इस एग्जांपल को समझिए। सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, आप अच्छी तरीके से इनको समझ सकते हैं। केस 1, 2, 3 आपका यहाँ पे है। उसके बाद आपका अलग अलग केसेस यहाँ पे जो है इसके यहाँ पर सारे केसेस मेंशन किए गए हैं। केस 3 आपका ये हो गया। इसी तरीके से आपका केस 4 भी है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पे बी ट्री आता है। बी ट्री का एल्गोरिथम दिया हुआ है जो कि सर्च, इंसर्ट और डिलीट के लिए तीनों कंडीशन के लिए सिमिलर ही यूज़ होता है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लिख लीजिएगा।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बी ट्री के प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मेंशन की गई हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ को आप लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे बताया गया है कि ये सेम लेवल में काम करेगा और इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, टी से रिप्रेजेंटेड किया जाएगा और जो टी होगा वो डिपेंड करेगा डिस्क के ब्लॉक साइज पे। और जो की एवरी जो नोड होंगे वो उनके रूट नोड को वो कंटेन करेंगे कम से कम T-1 कीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंटू T-1 कीज़ को। और सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस भी दिए गए हैं, नंबर ऑफ़ वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी दिए गए हैं, है कि नहीं। सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। आप इनको देखिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। कोशिश क्या करना है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स ही तो हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। याद करने में कोई दिक्कत परेशानी और कोई कोताही नहीं बरतना है। सारे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, छोड़ना नहीं है, अच्छी तरीके से इनको अटैम्प्ट करना है और अच्छी तरीके से हैंडल करते हुए इन सारी चीज़ों को आपको आगे बढ़ना है। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हमारे चैनल तो आपके साथ है ही। हर संभव प्रयास मैं करता हूँ कि आपके लिए बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। ये सारे उसके प्रॉपर्टीज़ हैं और इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जो एग्जांपल आपके इंटरफेस पर नज़र आ रहा होगा। इंसर्टिंग है जो कि इंसर्टिंग ऑफ बी ट्री यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपका आता है ट्री ट्रेवर्सल। तो यहाँ पे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर होता है। तो ट्रेवर्सल तो आपने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसी का पूरा फंडामेंटल यहाँ पे दिया हुआ है। सारे यहाँ पे पॉइंट इसके दिए हुए हैं, कोई दिक्कत परेशानी इन सारे पॉइंट्स के अंदर आपको नहीं होगी। इजी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल किस तरीके से होगा, पोस्ट ऑर्डर किस तरीके से होगा, प्री ऑर्डर किस तरीके से होगा, सारा उसका ऑर्डरिंग प्रोसेस बताया गया है। और ये उसके एक छोटे से एग्जांपल हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद आपका आता है BFS एंड DFS। BFS स्टैंड फॉर द ब्रेस्ट फर्स्ट सर्च एंड DFS स्टैंड फॉर द डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये आपका जो होता है वो एक प्रकार का वर्टेक्स बेस्ड टेक्निक होता है जो फाइंड करता है शॉर्टेस्ट पाथ को ग्राफ के अंदर। और ये यूज़ किया जाता है क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, जो फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। यानी इसके अंदर पहला जो एलिमेंट इंटर होगा वो पहले क्या होगा, आउट होगा। और जो सेलेक्ट होगा एक समय पे और विजिट करेगा और मार्क करेगा उसको एक एडजेसेंट के अकॉर्डिंग, और वो विजिटेड होंगे सॉर्टेड क्यू के अकॉर्डिंग। और ये स्लोअर होगा एज़ कम्पेयर टू DFS। और DFS की हम बात करें कि DFS हमारा क्या होता है, तो DFS आपके इंटरफेस पे यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसे हम लोग डेप्थ फर्स्ट सर्च कहते हैं। तो फिलहाल BFS का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। आप यहाँ पे BFS के एग्जांपल को देखिए। यहाँ पे इसका आउटपुट दिया हुआ है ABCDEF, यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ आपको डायरेक्टली लिख देना है इसमें। उसके बाद आपका DFS आता है, DFS का सारा पॉइंट, और ये आपका बेसिकली लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। यानी जो लास्ट एलिमेंट इंटर होगा वो पहले क्या होगा, आउट होगा। और ये इसको भी कम मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। और इसका भी एग्जांपल आपके इंटरफेस पे यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। फिलहाल आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है लाइक का होना भी। और कमेंट पॉजिटिव कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर करते रहिए, ताकि वो लोग भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के उनको समझ सके और उनका फ़ायदा उठा के उनकी मदद हो सके और वो भी अपने एग्जामिनेशन में बेहतर स्कोर कर सकें। ओके, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये इसका पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप यहाँ पे इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। और कई बार डिफरेंस भी पूछ देता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन DFS एंड BFS। तो डिफरेंस यहाँ पे आपको लिखने ज़रूरी है। एग्जांपल में अगर एग्जामिनेशन में आता है डिफरेंस, तो यहाँ पे लिखना होगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है NP कंप्लीट का, तो NP कंप्लीट हमारा कंप्लीट हुआ और इसी के साथ हमारे जो वन शॉट वीडियो वो कंप्लीट हो चुके हैं। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा। थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट को भी देख लीजिएगा और चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कीजिएगा और ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए हमारे चैनल को, ताकि बेहतर से बेहतरीन कंटेंट को प्रोवाइड करने में मुझे मोटिवेशन मिले। और नोट्स को एक्सेस करने के लिए वही प्रोसेस है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से और डायरेक्टली वहां से आप मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं और उनका आप फायदा उठा सकते हैं। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।